जैसे कि हर एक दिन की शुरुआत होती है सूरज से, वैसे ही हर एक चैनल की शुरुआत होती है कनेक्शन से। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, आपको मिलना चाहता हूँ, आपको ग्रीट करना चाहता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आपको जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चैनल को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। तो जो आपका वीज़ा का प्रोसेस है, इसमें हम एसजीएस कैटेगरी के अंदर बात करेंगे, हम नॉन एसजीएस कैटेगरी के अंदर बात नहीं करेंगे। और जो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी करंट सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करती है। और मैं आपको ये नहीं है कि आपको फ्यूचर में आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है चीज़ें चेंज हो ये भी हो सकता है कि चीज़ें चेंज ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीज़ा का प्रोसेस होता क्या है? वीज़ा का प्रोसेस सिंपल होता है। और एसजीएस कैटेगरी होते क्या है? एसजीएस कैटेगरी क्या होता है? हमारा स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। ये एक ऐसी आपको एक समझ सकते हैं एक नई स्कीम चलाई जो कनाडा गवर्नमेंट में, जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जो इंडिया, चाइना और ये स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए चली गई है सिर्फ, जिसके अंदर जो आपका वीज़ा का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। और विद इन अराउंड 1 to 2 वीक्स में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो एसजीएस कैटेगरी के अंदर आपको 4 रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है आपका ऑफर लेटर, दूसरा होता है आपका जीआईसी, तीसरी होती है आपकी एसओपी और चौथा होता है आपका पीपीआर मतलब। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ होता क्या है। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सबसे पहले, ऐसे कि आप जानते ही हो और या फिर अगर नहीं भी जानता हो तो मैं बता सकूं कि पहले आपको एक ऑफर लेटर चाहिए होता है एक किसी भी कॉलेज के अंदर जो इसमें अगर आप जाना चाहते हो। तो मेरे सिनेरियो में मैं सीडीए कॉलेज मॉन्ट्रियल की बात करूंगा। आपका कॉनेस्टोगा हो सकता है, लॉयलिस्ट हो सकता है, लैम्पटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा सीडीए कॉलेज का था। तो सीडीए कॉलेज के अंदर 250 की जो $250 थी वो थी एप्लीकेशन फीस, जो कि मैंने वेव ऑफ करवा ली थी अपना अप्लाई बोर्ड के थ्रू अप्लाई करके। तो अप्लाई बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा स्कीम आती रहती हैं क्योंकि वो बल्क में जो है वो रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट इन द सेंस मतलब बल्क में बच्चे भेजते हैं। तो जो कॉलेजेस हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ऐसे कॉनेस्टोगा कॉलेज में $100 की फीस है, लेकिन अगर आप अप्लाई बोर्ड के थ्रू ट्राई करेंगे तो आपको $70 मिल जाएंगे, मतलब आपको 30% का वेव ऑफर मिल रहा है, वो भी काफ़ी नाइस है। मेरे केस में मेरे को 100% वेव ऑफ मिला था। वो मेरे को $250 की जो मेरी एप्लीकेशन फीस थी वो नहीं लगी थी और मेरा फ्री में काम हो गया था। और इसके बाद करें, जब आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या देना है। अब मेरे सिनेरियो में मैंने ग्रेजुएशन करी हुई थी, तो मैंने अपना 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अपनी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, अपनी मैंने कंसोलिडेटेड मार्कशीट, अपनी प्रोविजनल मार्कशीट, ये सारी मेरी लगी थी। और इट कैन बी पॉसिबल कि आप 12th में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप 3 साल के जॉब एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हो। तो ये बंदे से बंदा डिपेंड करता है। तो आपको अपने सिनेरियो देखना है कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं, उस हिसाब से आपने एप्लीकेशन देनी है। और अगर आप जानते हो एसजीएस कैटेगरी के अंदर आपको आइल्स के अंदर ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए होते हैं विद नो बैंड लेस देन 6। मेरे भी जो ओवरऑल बैंड था वो था 7 बैंड। और फर्क नहीं पड़ता, बैंड से फर्क नहीं पड़ता अनलेस और अनटिल आप मास्टर्स करने ना जा रहे हो। मेरे बारे में मैं कॉलेज में एंट्री कर रहा था, आपकी बारे में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मास्टर्स के लिए उनकी बैंड की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है हर एक कॉलेज की। तो आप कॉलेज की वेबसाइट में ट्राई कर सकते हो, आपको अगर काम हो जाता है तो बढ़िया। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, मैंने भी लॉयलिस्ट कॉलेज के लिए अप्लाई करना था और मेरे को वहाँ पे $100 की फीस लग रही थी, जो कि मैंने वेव ऑफ करवा ली थी। अगर आप डायरेक्ट बात करते हो कॉलेज से, अगर आप कॉलेज से डायरेक्ट बात करते हो और किसी एजेंसी के थ्रू नहीं लगवाते, तो कॉलेज वालों को एजेंसी को जो कमीशन नहीं देनी पड़ती, तो वो आपको वेव ऑफ कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस, विच इज लाइक सुपर कूल। आपके 5-6 हज़ार बच जाएंगे, जो कि करंट सिनेरियो, मतलब मैं आप करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि मेरे बारे में अगर $100 को कन्वर्जन करते हैं विच इज अराउंड 5500 रुपये। अगर आप इसके ऊपर कन्वर्जन चार्जन 1% फॉरेक्स लगता है, अगर आप अच्छा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, नहीं तो ये वेरी करता है 2 से 3% के थ्रू भी। इसमें भी आपको कोई एक टिप दूंगा जो कि हम जीएससी के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें स्टेप 2 की, आपने ऑफर लेटर रिसीव कर लिया है, जो कि आपको 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन को। मेरी बारी में मेरे को अराउंड 12 दिन में मिल गया था सीडीआई कॉलेज मॉन्ट्रियल का। तो मैंने वेब डिजाइनिंग का कोर्स लिया था। मेरे को 2 हफ्ते के अंदर, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे को अपना ऑफर लेटर मिल गया था। ऐसा भी हो सकता है मैंने कॉनेस्टो का अपने दोस्त ने अप्लाई करा था, उसका 1 महीना हो गया, अभी तक उसको ऑफर लेटर नहीं आया। क्योंकि डिपेंड करता है ये इनटेक टू इनटेक प्लस कितनी ज़्यादा सर्च जा रही है। अब जैसे कि आप जानते हो 2020 में बिल्कुल भी एडमिशन्स नहीं हुई, तो 2021 की जो इनटेक है वो काफ़ी हैवी इनटेक है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं,
कि जो फीस भी है वो बढ़ गई है। अब जैसे कि आपने $100 भरी है अप्लाई बोर्ड के थ्रू, अगर आप करोगे तो $70 भरनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो फीस वेव ऑफ हो जाती है। तो अगर आपने ऑफर लेटर आपको मिल गया तो आप सेकंड स्टेप के लिए आप तैयार हो। सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेनी होती है कॉलेज के अंदर। जब आप पेमेंट भर देते हो, विच इज अराउंड, मेरे केस में 8,32,000 रुपये था, और आपके केस में हो सकता है 10 लाख हो, 12 लाख हो, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज कोर्स और आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हो। मैंने मॉन्ट्रियल इसलिए चूज करा, वो चीप था, उसके अंदर अवेलेबिलिटी अच्छी थी। मतलब मेरा एक फाइनेंस भी एक सेक्टर था, और एक मेरा ये था कि भाई कम पैसों में अपना काम हो जाए। तो मैंने जो भी फंडिंग करी थी अपनी, वो मैंने अपने खुद की लिक्विडिटी यूज करी थी। आपके भी सिनेरियो में हो सकता है कि आपने होम लोन लेना हो, तो मैं होम लोन का सिनेरियो आपको बताता हूँ। होम लोन में आपको HDFC क्रेडिला मिल जाएगा, एक्सिस बैंक मिल जाएगा, कोटक बैंक मिल जाएगा, येस बैंक मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो आप SBI के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन SBI की प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा बड़ी है, और HDFC की प्रोसेसिंग टाइम जो 1 हफ्ता है, और 1 हफ्ते से पहले पहले ही आपका लोन सैंक्शन हो जाता है अगर आपके पेरेंट्स का एक सिविल अच्छा हो, अगर आपके पेरेंट्स ने लोन पहले लिया हो और सही टाइम पे चुकाया हो। तो HDFC की रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ। HDFC की रिक्वायरमेंट सिंपल है। आपको क्या चाहिए, आपकी ITR चाहिए अगर आप वर्किंग हो। अगर आप नहीं वर्किंग तो आपके पेरेंट्स की ITR चाहिए। आपको सेविंग बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देनी पड़ेगी विच इज फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। अगर आपकी मदर फादर वर्किंग है तो दोनों की ITR लगेगी, अगर एक ही वर्किंग है तो एक की ITR लगेगी। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये लगेगा आपका। तो ठीक है, आपने एप्लीकेशन दे दी है। अब आप कहोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, अगर आप नॉन कोलेट्रल की बात करते हो, वो है अराउंड 11% का। लेकिन इसमें भी आपको एक प्रो टिप दूंगा, अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो आप कोलेट्रल लोन जाके अगर आप FD के अगेंस्ट लोन लेते हो तो आपको एक दिन में लोन सैंक्शन तो होगा ही, प्लस आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका कट के 3% हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% क्या होगा। आपको आइडियली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% चार्ज करना होगा कोलेट्रल में। लेकिन अगर आप FD कराते हो 10 लाख रुपए की, जिसके ऊपर आपको HDFC में 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो 10% के और 7% के बीच जो डिफरेंस आ रहा है विच इज अराउंड 4%, तो आपका 4% में काम हो जाएगा। इसमें भी अगर आप सेविंग कर सकते हो, अगर आप एक बिजनेस रन करते हो, आपके फादर बिजनेस रन करते हैं, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आप ITR में क्लेम ले लोगे उसका। आपको अराउंड 1-1.5% में लोन मिल जाता है, और आपका काम भी हो जाता है, और आपको देना भी 3 साल के बाद है। क्योंकि होता है आपको 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड होता है जिसमें आपकी सिर्फ पढ़ाई होती है, उसके बाद कुछ फोर्स नहीं होता। 2 साल के मोरेटोरियम के पीरियड के ऊपर आपको 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड और मिलता है। तो उसके उस 3 साल में आपको इंटरेस्ट तो पे करना होता है, इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, आपको इंटरेस्ट तो लगता ही है, लेकिन आपको EMI नहीं भरनी होती। EMI आपको तभी भरनी पड़ती है जब आपकी जॉब लग जाती है। लेकिन अब आपके पास एक वो होता है, एक चॉइस होती है कि आप पहले दिन से ही पेमेंट भरनी शुरू कर दो। तो आपकी मर्जी है, आप भरना चाहते हो या नहीं भरना चाहते, या फिर 3 साल के बाद भरना चाहते हैं। आज भरो या भरो कल, भरना तो पड़ेगा ही। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन से। तो आप, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको ऑफर लेटर आ गया है, आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गई है, आपका होम लोन, आपका सॉरी स्टूडेंट लोन सैंक्शन हो गया है। मेरे केस में स्टूडेंट लोन नहीं था, आपके केस में स्टूडेंट लोन हो सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो ये इसको बात ना भूलें। तो अब हम बात करते हैं GIC में। तो GIC में आपके पास बहुत सारे बैंक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ से आप GIC करवा सकते हैं। मैं कुछ 3 का जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है उसकी बात करूंगा। पहला जो आपका है स्कॉशिया बैंक, आप हर किसी ने आपने सुना होगा, स्कॉशिया बैंक का नाम तो सुना ही होगा। सेकंड जो हमारा ऑप्शन होता है वो CIBC है, जो भी हमारा कैनेडियन बैंक का है, ये भी हमारा CIBC है। और थर्ड जो पॉपुलर है वो है ICICI बैंक। अब मैं हर एक बैंक की एक एक बात करूंगा। तो पहले अगर हम स्कॉशिया बैंक की बात करें, तो स्कॉशिया बैंक में आपको 10,200 कैनेडियन डॉलर की GIC जमा कराना पड़ती है। अब आप बोलेंगे कि भाई मेरे कैनेडियन डॉलर जो है वो 10,000 मैंने GIC भरना है, लेकिन जो $200 आप एक्स्ट्रा पे करोगे, वो तो जो $200 आप एक्स्ट्रा पे करोगे स्कॉशिया बैंक में, वो आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है। तो वो आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको फॉरेक्स लगता ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू लिव, ठीक है। तो इसकी अब बात होगी। अब मैं जो सेकंड जो बैंक है वो है हमारा CIBC। तो विच इज लाइक, मेरे हिसाब से CIBC सबसे बढ़िया बैंक है। CIBC में आपका क्या है, अगर आप INR में पे करना चाहते हो तो INR में पे कर सकते हो, लेकिन इनके कन्वर्जन चार्ज बहुत ज्यादा है। अगर मैं कहूँ कि अगर 57 रुपए अगर डॉलर का रेट चल रहा होगा तो ये आपसे चार्ज करेंगे 59 रुपीज। तो अगर आप प्रोसेसिंग फीस दे या ना दे, बात आपकी उधर ही घूम के आती है। इसके अंदर लेकिन आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर
आपको $150 की, अगर आप 10,150 अगर आप कैड में पे करते हो तो आपको $10,150 पे करने पड़ते हैं। तो आइडियली अगर आप स्कॉशिया बैंक से सीआईबीसी बैंक में आप ट्रांसफर करते हो तो आपका $50 का मुनाफा तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन आप इस $50 को $75 बना सकते हो अगर आप रेफरल यूज करते हो। जैसे कि मेरा रेफरल है वो मैं इधर लगा दूंगा, उसमें आपने कुछ नहीं करना, मेरा नाम भरना है जो कि मेरा करणप्रीत सिंह है, और मेरी ईमेल आईडी भरनी है जो कि मेरी karanpreet7@gmail.com है, और आपने मेरे रेफरल को एक्सेप्ट कर लेना है। मतलब मेरे रेफरल डालोगे और आपकी रेफरल एक्सेप्ट हो जाएगी। वंस रेफरल को एक्सेप्ट, आपको $25 मिलेंगे और मेरे को $25 मिलेंगे। तो आप आइडियली 150 पे कर रहे थे प्रोसेसिंग फीस, वो तो आपको करनी भी थी। स्कॉशिया में करते तो आपको $200 देना पड़ता, सीआईबीसी में करोगे तो आपको $150 लगेगा, और $150 में आपको $25 अगर वापस आ जाते हैं तो आपके $125 लगे। तो ठीक है, $10,125 में आपका काम हो रहा है। अब 10,125 में आपका काम हो रहा है तो आप कहोगे भाई कन्वर्शन चार्जेस लग जाएंगे, तो बात एक ही है। नहीं, बात फिर भी फर्क है। इसके बाद आपको जो फॉरेक्स एक्सचेंज करना है, अगर आप कोई भी बैंक में जाते हो, जैसे HDFC बैंक में जाते हो, ICICI बैंक में जाते हो, आप जाते हो किसी भी यस बैंक में, कोटक बैंक में, जो कि Tier 1 जो बैंक होते हैं, उनके फॉरेक्स जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो 1-1.5 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन इसी सिनेरियो में आपका एक बहुत ही बढ़िया बैंक आता है जिसको कहते हैं DBS बैंक। DBS एक सिंगापुर का बैंक है जिसके अंदर आप पैसे बचा सकते हो, जो कि आप कन्वर्जन रेट, जो प्रोसेसिंग रेट कुछ भी नहीं लेता अपने एंड से। जब CAD आप ट्रांसफर करोगे ना उनके बैंक के अकाउंट के थ्रू, तो आपसे CAD के प्रोसेसिंग रेट कुछ नहीं लेगा, आपसे GST नॉमिनल चार्ज करेगा जो कि ₹500 वो लगेगा ही लगेंगे। आप चाहे HDFC से करो चाहे ICICI पे करो, आपको GST लगेगा ही लगेगा। प्लस इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो पार्ट है, जो काफी हाईलाइटिंग फीचर है, जो इनका कन्वर्जन रेट है वो है 50 पैसे का, विच इज लाइक नाइस। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी मैरी में जब CIBC से $10,150 INR में दे रहा था तो मेरे को लग रहे थे 5,99,000 कुछ रुपए, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मेरे टाइम पे रेट चल रहा था 58 रुपीज, 58 रुपीज या 57.85 चल रहा था। रेट ज्यादा था उस टाइम पे, अभी रेट थोड़े कम हुए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपके टाइम पे शायद ज्यादा हो सकते हैं, शायद कम हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन जब मैं DBS से चेक करा तो वो सेम प्रोसेसिंग कर रहा था मेरे को 10,150 कनेडियन डॉलर की, वो कर रहा था, वो DBS बैंक जो मेरी प्रोसेसिंग कर रहा था वो कर रहा था 5,94,000 कुछ रुपए में, विच इज लाइक आपका यहाँ पे 5,000 रुपये बच रहा है, तो बुरा क्या है। अगर आप कहे कि भाई मैं DBS बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करूँ। उसके बाद आपके पास एक और बहुत ही बढ़िया एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं EBIX मनी। तो EBIX मनी क्या होता है। EBIX मनी एक बीच का एक मेंबर है। सपोज करो कि मैं हूं करणप्रीत और आप हो तरनजीत, तो करणप्रीत ने तरनजीत को भेजना है। तरनजीत इस सिनेरियो में CIBC है और करणप्रीत एक स्टूडेंट है जिसने GIC पे करनी है। तो करणप्रीत ने $10,150 अपने EBIX को दे दिए कि भाई मेरा पैसा तू तरनजीत को दे दे, जो कि CIBC का है, कि मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो EBIX वाला क्या कहता है, वो कहते हैं कि भाई हम कर तो देंगे लेकिन एक प्रोसेसिंग फीस लेंगे। तो प्रोसेसिंग फीस ये भी लेंगे, आप कहोगे भाई इसकी प्रोसेसिंग फीस ज्यादा होगी, लेकिन ये नहीं। अगर आप DBS बैंक में अगर आप नहीं कर सकते जिसका 50 पैसे का कन्वर्जन रेट था, तो EBIX का जो कन्वर्जन रेट है वो है 60-61 पैसे का, सिर्फ 20 पैसे महंगा पड़ेगा। लेकिन बात उधर ही घूम के आती है, आपको कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ भी नहीं लगता। इसके अंदर एक नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस लगती है जो कि जो कि 1 लाख के ऊपर 500 रुपए लगती है, प्लस इसमें GST लगेगा। तो मैंने EBIX के थ्रू करा था जिसमें मेरा 5 लाख, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं CIBC से थ्रू करता, डायरेक्ट करता, HDFC बैंक के थ्रू करता तो मेरे 5,99,000 लग रहे थे। लेकिन मैंने EBIX के थ्रू करा तो मेरे को लगे अराउंड 5,96,000। तो यहाँ पे आपको कितना 1100-1200 में एक्स्ट्रा लगा, लेकिन आपका काम हो गया। और ये इनकी जो प्रोसेसिंग है वो सुपर फास्ट है। मतलब CIBC में मैंने सुबह 12 बजे पेमेंट करी है तो मेरे को रात को 2 बजे मेल आ गया था CIBC से कि आपकी GIC ग्रांट हो गई है और आपका GIC सर्टिफिकेट मिल गया है। तो अब हम आते हैं आपके 4th स्टेप में। आपका ऑफर लेटर आ गया है, ठीक है, आपका जो है वो LOA भी आ गया है, ठीक है, आपने HDFC का लोन भी अप्लाई कर दिया है, अगर आपने करा हो तो करा हो, आई डोंट नो। अब आपका GIC का काम हो गया। अब आपका आता है 4th स्टेज। 4th स्टेज क्या होता है, अब आपका होता है वीजा की फाइलिंग। तो वीजा की फाइलिंग से पहले आपको एक SOP बनानी होती है। SOP क्या होती है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होती है, जिसके अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं इधर से कनाडा जा रहा हूँ, तो मेरा पर्पस क्या उधर जाने का, मैं स्टडी उधर क्यों करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मेरे फाइनेंशियल क्या है, मेरा एकेडमिक्स क्या है, मैं उधर जाके क्या करूँगा, और मैं उधर जाके क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं ये वाला कॉलेज में क्यों जा रहा हूँ, ये वाला कॉलेज में वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्या कोऑप है, क्या कोऑप नहीं है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी एक्सप्रेस करना पड़ता है, पर्पस एक्सप्रेस करना पड़ता है कि क्या है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, आपको एक टिप देना चाहूंगा यहाँ पे भी, आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जैसे भी लिखो, आपका अपना पर्सपेक्टिव और अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपना अपना एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट होगा, लेकिन एंड में आपको जरूर ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के बाद इंडिया जरूर आऊंगा, कनाडा पढ़ाई करने के बाद मैं इंडिया जरूर की जरूर आऊंगा। ये अगर ये अगर आप नहीं डिक्लेयर करते तो आपका 100% रिफ्यूजल के चांसेस है, क्योंकि और ये रिफ्यूजल इस नाम पे होगा, आपको जो एम्बेसी का बंदा है वो ये लिख के दे देगा कि दी रीजन नॉट जस्टिफाइड दैट यू विल कम बैक टू इंडिया, या फिर हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप इंडिया वापस आए हो, आप इंडिया वापस आओगे आपकी स्टडी होने के बाद। ये एक पर्पस है, आप आपने आना नहीं है, लेकिन आपको डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा, मतलब एम्बेसी वालों को भरोसा तो दिलवाना ही पड़ेगा कि हाँ भाई मैं वापस आ जाऊंगा, मैं उधर नहीं रहूंगा। अगर आपका हो जाता है तो आपको फिर जब आप एसओपी भर लेते हो, फिर आपको बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब कोविड के टाइम में बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट है वो डिले चल रही है, 2-3 हफ्ते भी लग रहे हैं, लेकिन मेरे को 1 हफ्ते के अंदर मिल जाती है। अब बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट लेने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि आपको मेडिकल अपना करवाना पड़ेगा। मेडिकल आप मैक्स हॉस्पिटल से करवा सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट से भी करवा सकते हो। अगर गवर्नमेंट से करवाते हो तो आपको लगेगा 4,500 रुपये, अगर आप करवाते हो मैक्स से तो आपका लगेगा 6,500 कनाडा के लिए। दूसरे दूसरे कंट्रीज के दूसरे दूसरे पैसे हैं। 6,500 उनके लगेगा मैक्स में जिन्होंने अपनी बॉडी में टैटू नहीं लगाया हुआ। अगर आपने टैटू छिदवाया हुआ है तो आपको 8,000 रुपये लगेंगे, क्योंकि इनका कोई एक्स्ट्रा टेस्ट होता है जो कि टैटू के टाइम लगता है। तो मेडिकल में आपको ऐसे कुछ क्लोथिंग मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको फोटो अपलोड करी है, आपको अपने सारे कपड़े रिमूव करने पड़ेंगे और आपको जाना पड़ेगा। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो हर एक चीज के मैं बनाऊंगा, ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपका मेडिकल भी हो गया, अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ आपने क्या क्या करना है। आपने ऑफर लेटर ले लिया, आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले लिया, आपने अपना लोन अप्रूव करा लिया, आपने उसके बाद अपनी जीआईसी भर दी, आपने मेडिकल करवा लिया, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है। अब आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिल गई। बायोमेट्रिक में क्या होता है, आपकी वेरिफिकेशन होती है कि ऑथेंटिसिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ऑथेंटिक पर्सन हो या ना हो, या फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपका आधार कार्ड चेक होगा, आपका पैन कार्ड चेक होगा, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, आपकी आइरिस स्कैन होगी, ताकि ये बंदा जो लेजिट है। प्लस आपको इसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भी दिया होता है जो कि आपका हो जाता है। अगर आपकी जब आपको बायोमेट्रिक हो जाती है, अभी जो प्रोसेस है वो एआईपी प्रोसेस हो गया, मतलब 2 स्टेज प्रोसेस हो गया। तो पहले आपको एआईपी मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा कॉलेज, उसके बाद कॉलेज जाना है। क्योंकि मेरे मॉन्ट्रियल में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, रात का लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है वो काफ़ी लिमिटेड करी हुई है। ऐसा नहीं कि आप जान सकते हैं, आप जा सकते हो अभी, लेकिन अभी काफ़ी लिमिटेड करी हुई है। तो ये सब चीज़ों को जब आपका एआईपी हो जाएगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई एआईपी में आपको इधर पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको डेफर करा सकते हो। जैसे मेरा मार्च इनटेक है, अब मार्च इनटेक में अगर मेरे को अप्रूवल मिलता है, मेरा वीजा आ जाता है, तो मैं मार्च इनटेक लूंगा, नहीं तो मैं इसको डेफर करा दूँ, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप कैनेडियन फीस देके इंडिया में ही पढ़ रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कनाडा में जाके आप तो पैसे कमाओगे ना, या पैसे कमाओगे, थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आपकी इंटेंशन तो वहाँ पे पढ़ाई करने की है ना। आप इधर ही बैठ के जब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो उसकी का फायदा क्या, आपके ओवरऑल आप गेन क्या कर रहे हो, आप लोगों से मिल नहीं रहे, आपका सर्कल जो है बढ़ नहीं रहा, वो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे। तो ये सब चीज़ों को फोकस करता है, मतलब मेरी मेरी ये थिंकिंग है। आपकी थिंकिंग डेफर कर सकती है, वो हर किसी की अपनी अपनी होती है, इसके ऊपर कोई भी किसी को कमेंट नहीं कर सकता, कोई सही या गलत नहीं होता। तो जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपने सीधा चल जाना है। ये आपका था स्मूथ प्रोसेस पूरा। ये एक मेरी शॉर्ट वीडियो थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो, ये जो मेरी पहली वीडियो है, इसका एक लाइक एम रखते हैं कि आप 100 लाइक इसको अचीव करवाओगे। अगर आप करवाते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को मोटिवेट होगा ताकि मैं आगे आपको और हेल्पफुल वीडियो बना सकूँ, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूँ। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है। अभी तो आपसे और मुलाकात होगी, आपसे और बातचीत होगी, क्या पता हम अच्छे लगे, क्या पता हम बुरे लगे। ओके, टिल देन बाय बाय।